friends, welcome to my channel Advocate Club. So we are seeing Maharashtra Rent Control Act 1999, which is non-exhaustive and enumerated in state list. It has having total 60 sections, and first chapter dealing with section 1 to 7 including definition clauses, chapter 2 dealing with fixation of rent and standard rent and permitted increases, which is deal with section 8 to 14. Next one is chapter 3 relief against forfeiture, once a tenant always a tenant, which is under section 15. Chapter 4 recovery of possession, which deal with section 16 to 22. Section 22 is a wider concept which define landlord may recover his possession on various grounds. Then section 22, which is dealing with competent authority. Chapter 5 dealing with section 23 and 24, which says special provision for recovery of possession in certain cases. In certain cases, which cases? Within which armed force member, scientific or any government servant. Section 23 and 24 also deal with competent authority only, not in civil code. And chapter 6 deal with subtenancy. Subtenancy is illegal if without agreement or contract with landlord. Then chapter 7 jurisdiction of court. Chapter 8 summary disposal of certain applications. Now we are seeing chapter 9, which is dealing with section 53 to 59, which is miscellaneous. So we are started today. Chapter 9 miscellaneous provision. जो हमारा चैप्टर 9 मिसलेनियस प्रोविजन का है फ्रेंड, वो डील करता है सेक्शन 53 टू सेक्शन 60 से, और यहाँ पर हमारे जो है पूरे सेक्शन महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट के कंप्लीट होते हैं. सो आज महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट का हमारा लास्ट लेक्चर है फ्रेंड्स. प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर वो चिल्ड्रन को, हर एक वो स्टूडेंट को इसका बेनिफिट मिल सके जो सच में स्टडी करना चाह रहा है. और आपको लगता है कि मेरे वीडियोस में कुछ करेक्शन करने की नीड है या फिर कुछ चेंजेस करने की नीड है, कुछ इम्प्रूवमेंट जो आप सजेस्ट कर सकते हो मुझे, तो प्लीज़ ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. सेक्शन 53 सर्टेन ऑफेंसेस टू बी कॉग्निजेबल. तो इसमें कौन से ऑफेंसेस कॉग्निजेबल है, कौन से नॉन कॉग्निजेबल है, ये बताता है हमारा सेक्शन 53. अंडर सेक्शन ऑफेंस अंडर सेक्शन 10 शैल बी नॉन कॉग्निजेबल. ओनली एक ही ऑफेंस है फ्रेंड, सेक्शन 10 जो है नॉन कॉग्निजेबल. एंड ऑफेंस अंडर सेक्शन 17, 18, 19, 21, 29, 30 एंड 31 शैल बी कॉग्निजेबल. बाकी सब क्या है, कॉग्निजेबल है. एंड नॉट शैल बी ट्रायबल बाय एनी कोर्ट inferior to that of metropolitan magistrate and judicial magistrate first class. ओके. देन है हमारा सेक्शन 54 ऑफेंस बाय कंपनीज. ऑफेंस जो कंपनीज करते हैं, एक्स कंपनीज एंड एक्सट्रा, उसके बारे में बात करता है. वेयर पर्सन कमिटेड एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट इज अ कंपनी. जो एक्ट ऑफेंस कमिट कर रहे हैं वो कंपनी होगी अगर, और अदर बॉडी कॉर्पोरेट और एन एसोसिएशन of a persons whether incorporate or not, or a firm, every director, manager, secretary, agent or other officer or person concerned with the management thereof, and every partner of the firm shall, unless he proves that the offence was committed without his knowledge. प्रूफ क्या करना होगा उसको, उसके नॉलेज के बिना पे किया होगा तभी, और कंसेंट बी डीम टू बी गिल्टी ऑफ सच ऑफेंस. क्या होगा, अनलेस उसने अगर ये प्रूफ नहीं किया, क्या प्रूफ नहीं किया कि उसके कंसेंट के बिना और नॉलेज के बिना ये काम किया गया था, तो उसने ही क्राइम किया या उसने ही वो गिल्टी किया, ऑफेंस ऐसा माना जाएगा. बट इसको छोड़ के प्रूफ और जिसने नॉलेज नहीं है ये बता दिया, उसको छोड़ के बाकी सबको इसमें ऑफेंस किया, ये कंसिडर किया जाएगा. नेक्स्ट है सेक्शन 55 टेनेंसी एग्रीमेंट टू बी कंपल्सरी रजिस्टर्ड. टेनेंसी का जो एग्रीमेंट होता है वो कंपल्सरी रजिस्टर्ड करना होगा, ये बताता है हमारा सेक्शन 55. नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स. कहीं पर कुछ भी लिख के रखा होगा. एनी एग्रीमेंट ऑफ लीव एंड लाइसेंस और लेटिंग ऑफ एनी प्रीमाइसेस इंटर इनटू बिटवीन लैंडलॉर्ड और टेनेंट ऑन लाइसेंसी. किसके, लैंडलॉर्ड, टेनेंट और लाइसेंसी के बीच में कोई लीव एंड लाइसेंस का एग्रीमेंट हो रहा है, एज द केस में बी, आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल बी इन रिटर्न एंड शैल बी रजिस्टर्ड अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908. कैसा होना चाहिए, वो रिटर्न भी होना चाहिए और रजिस्टर्ड भी होना चाहिए. तो ये क्वेश्चन बनता है फ्रेंड कि लिव एंड लाइसेंस किस तरह से होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए या रजिस्टर्ड होना चाहिए, नॉन रजिस्टर्ड होना चाहिए, नॉन रिटर्न होना चाहिए. तो रिटर्न एंड रजिस्टर्ड बोथ होना चाहिए, याद रखिएगा फ्रेंड. सब क्लोज टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गेटिंग सच एग्रीमेंट
रजिस्टर्ड शैल बी ऑन लैंडलॉर्ड, किस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी रजिस्टर करके लेने की, वो है लैंडलॉर्ड के ऊपर, टेनेंट पे नहीं है. एंड द एब्सेंस ऑफ द रिटर्न रजिस्ट्रेशन एग्रीमेंट, द कंटेंशन ऑफ द टेनेंट about the term and conditions subject to which a premises have been given to him by the landlord on leave and license or have been let to him shall prevail unless prove otherwise. जो टेनेंट बोलेगा फिर वही प्रिवेल किया जाएगा, अगर अनलेस क्या प्रूव किया नहीं जाता है तो. अगर टर्म एंड कंडीशन नहीं होगी तो जो टेनेंट बोलेगा कि ऐसा था तो ऐसे ही, अगर नहीं है वैसा बोलना है तो क्या करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा लैंडलॉर्ड को. एनी लैंडलॉर्ड who contravene the provision of this section shall on conviction be punished with imprisonment which may extend to 3 months or with fine not exceeding 5,000 rupees or both. अगर क्या करता है, कॉन्ट्रावेन करता है इस प्रोविजन का लैंडलॉर्ड, तो उसको यहाँ पर फिर से सज़ा है. कितनी सज़ा है, 3 मंथ की सज़ा है एंड 5,000 रुपीज़ फाइन है, या बोथ भी हो सकता है. सेक्शन 56, राइट ऑफ टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड टू रिसीव लॉफुल चार्ज. लॉफुल चार्ज का रिसीव करने का क्या है, राइट है टेनेंट को एंड लैंडलॉर्ड को. नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट इट शैल बी लॉफुल फॉर फर्स्ट द टेनेंट और एनी पर्सन acting or purporting to act on behalf of the tenant to claim or receive any sum or any consideration as a condition of the relinquishment, transfer of assignment of his tenancy of any premises. अगर वो टेनेंसी का जो एग्रीमेंट था वो रिलिंक्विश हो जाता है तो उस कंडीशन जिस तरह से बता रखी होगी उस तरह से उसको रिसीव होगा, क्या जो भी सम होगा वो क्लेम कर सकता है. द लैंडलॉर्ड or any person acting or purporting to act on behalf of the landlord to receive any fine, premium or other like sum or deposit or any consideration in respect of the grant or renewal of the lease of any premises or for giving his consent to transfer of a lease to any other person. उसी कंसेंट लेके लीज क्या कर सकती है, एनी अदर पर्सन को ट्रांसफ़र भी की जा सकती है. अगर लीज रिन्यू हो रही होंगी तो एक्स्ट्रा जो भी प्रीमियम वगैरह उसको लगाना होगा वो एक्स्ट्रा वो लगा के प्रीमियम भी लैंडलॉर्ड क्या कर सकता है, रिसीव कर सकता है, लैंडलॉर्ड का राइट है. सेक्शन 57, पावर टू मेक अ रूल. अब इसमें पावर किसको हो सकते हैं रूल मेक करने के, सबको पता है कि स्टेट गवर्नमेंट का कायदा है तो स्टेट गवर्नमेंट के पावर है पावर में उसमें बनाने के. तो स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट एंड सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ द प्रोविजन पब्लिकेशन मेक रूल फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट. सिंपली क्वेश्चन बना तो याद रखिए फ्रेंड, स्टेट का कायदा है इसलिए स्टेट रूल बनाएंगे इसमें. In particular and without prejudice to the generality of the foregoing provision, such rule may be provided for a. The manner in which addition to the rent shall be made under subsection 2 or clause A of subsection 3 of section 11. Addition to the rent. B. The authority from which a declaration and the manner and the form in which a declaration or a certificate from a notified architect asserting that it is necessary, आर्किटेक्ट क्या करता है, नोटिफाई करता है कि नेसेसरी है कोई काम किसका, रिपेयर का. एंड द एक्सटेंड देयर ऑफ एन एस्टीमेट कॉस्ट इसका कितना लगा वो भी बताएगा आर्किटेक्ट, टू बी ऑब्टेन बाय द लैंडलॉर्ड एंड द मैनर एंड द फॉर्म इन विच अ सर्टिफिकेट फ्रॉम सच अथॉरिटी और सच आर्किटेक्ट कन्फर्मिंग दैट द repairs were carried out इन अकॉर्डेंस विद द डिक्लेरेशन. जिस तरह से बता रखा है उस तरह से करना चाहिए. और एज द केस में बी द सर्टिफिकेट अफोरसेड एंड फिक्सिंग द डेट ऑफ कंप्लीशन, डेट कब, उसे हमने देखा था कि डेट कंप्लीशन का कितना है उसके 2 महीने पहले लैंडलॉर्ड को क्या करना पड़ेगा, टेनेंट को इंटीमेट देना पड़ेगा और टेनेंट को क्या करना पड़ेगा, वो एक्सेप्ट कर रहा है तो उसको 1 महीने का रेंट डिपॉजिट करना पड़ेगा, हमने ये देखा था फ्रेंड. रिपेयर एंड द एक्चुअल एक्सपेंसेस देयर ऑफ टू बी ऑब्टेन बाय द लैंडलॉर्ड अंडर क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 11. देखा था हमने, रिपेयर करने के बाद उसको कर सकते हैं, वही बता रहा है फ्रेंड, डबल इसमें और कुछ नहीं. द फॉर्म एंड द मैनर इन विच अ रिसिप्ट इज टू बी गिवन अंडर सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 31 में हमने देखा था रिसिप्ट देना पड़ेगी. ओके फ्रेंड, किसके ये क्या बता रहा है सेक्शन कि रूल किसके ऊपर कौन बना रही है, सब चीज़ों के रूल स्टेट गवर्नमेंट बना रही है, ये बता रहा है सिर्फ. द मैनर इन विच रेंट रिकवरेबल अंडर रिकवरेबल अकॉर्डिंग टू द कैलेंडर, किसका कौन सा कैलेंडर था, ब्रिटिश कैलेंडर था, या फिर उसमें चेंज करना है तो वहाँ पर भी हमने देखा था कि स्टेट गवर्नमेंट अगर किसी और कैलेंडर के थ्रू लेना चाहती है रेंट तो ले सकती है, मगर अभी ब्रिटिश कैलेंडर दे रखा है हमारे सेक्शन 32 में. बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल बी कैलकुलेटेड एंड चार्ज इन टर्म्स ऑफ द ब्रिटिश कैलकुलेटर अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 32. द प्रोसीजर टू बी फॉलो इन ट्राइंग और हियरिंग सूट प्रोसीडिंग including proceeding for execution of decree and distress warrant application, appeal and execution of order, levy of the court fees or in suit proceeding and application instituted before a court
और competent authority वो भी कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगा. Any other matter which has to be or may be prescribed. Third, every rule made under this section shall be laid as soon as may be after it made before each house of state legislature. ये स्टेट का कायदा है तो वो रूल जब बन रहा है, कायदे जब इसके बनाना है इस सेक्शन के अंदर, तो कहाँ उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा. हमने कॉन्स्टिट्यूशन में देखा था कि किसी भी रूल को या एक्ट को पास कराने के लिए हाउस ऑफ पीपल में फाइल रखना पड़ती है, वहाँ से पास होती है 2/3 मेजॉरिटी. तो वैसे ही बता रहा है कि ये रूल जो है स्टेट के इस जो सेक्शन में बना रहे हैं 57 में, तो इसको क्या करना पड़ेगा, बोथ जो हाथ होते हैं तो ईच हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर के सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा. कब, जब वो सेशन में होगा, व्हाइल ही इज सेशन, फॉर द टोटल पीरियड ऑफ 30 days. कितने पीरियड के वास्ते, 30 days के वास्ते. विच मे बी कंप्राइज इन 1 session or in 2 successive session, and if before the expiry of the session in which it is so laid or session immediately following both housing agrees in making any modification in the rule or both houses agree that, अगर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन है बताता है कोई भी एक हाउस तो मॉडिफाई करना पड़ेगा, या तो बोथ हाउस एग्री कर लेता है दैट द रूल शुड नॉट बी मेड, नहीं करना चाहिए. द रूल शैल फॉर्म द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट ऑफ सच डिसीजन हैव इफेक्ट. उसका इफेक्ट कब से आ जाएगा, नोटिफिकेशन गैजेट में आने के बाद से उसका इफेक्ट हो जाएगा. इन सच मॉडिफाई फ्रॉम और बी ऑफ नो इफेक्ट, या तो फिर मॉडिफाई करने का बोला तो मॉडिफाई करके इफेक्ट आएगा, या फिर नहीं करो बोल के बोला है नॉट टू मेड तो नो इफेक्ट आ जाएगा. एज द केस में भी जो भी केस होगा उस हिसाब से. सो हाउ एवर दैट एनी सच मॉडिफिकेशन और annulment शैल बी विदाउट प्रेजुडाइज टू द वैलिडिटी ऑफ एनीथिंग प्रीवियसली डन और ओमिटेड टू बी डन अंडर दिस दैट रूल. इन शॉर्ट सिर्फ इसमें इतना इंपॉर्टेंट फ्रेंड की ईच हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये रूल जो बना रहे हैं उसको प्रेजेंट करके पास करा के लेना होता है. सेक्शन 58 डीलिंग विथ रिपील एंड सेविंग ऑन द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट फॉलोइंग लॉ, दैट इज टू से ये सब रिपील हो चुके हैं, ये बताता है फ्रेंड. ये सिर्फ बॉम्बे रेंट हाउस होटल एंड लॉजिंग हाउस रेंट कंट्रोल एक्ट 1977, सेंट्रल प्रोविंस बियर रेगुलेशन एक्ट, हैदराबाद हाउस रेंट एविक्शन एक्ट शेल स्टैंड रिपील. क्या हो गए, सब रिपील हो गए फ्रेंड. ओके ये पहले थे, अब ये सब है ना रिपील्ड हो गए हैं. नॉटविथस्टैंडिंग such repeal, all application, suit and other proceeding under this act pending on the date of the commencement of this act before any court, controller, competent authority or other officer or authority shall be continued and disposed of in accordance with the provision. कंटिन्यू करेगी जो ओल्ड वाला कोर्ट था या ये एक्ट के आने के पहले जिसके पास चल रहे थे मैटर, वही क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे वो मैटर को. ऑफ द एक्ट सो रिपील्ड as if the said act had continued in force and this act had not been passed. ये एक्ट पास नहीं हुआ था और जो पहले के रिपील एक्ट है उसमें कोई चल रहा था केस, तो उसी मैनर में वो ख़त्म कर देंगे. द प्रोविजन ऑफ फॉर अपील अंडर दिस एक्ट सो रिपील्ड शैल कंटिन्यू इन फोर्स इन रिस्पेक्ट ऑन एप्लीकेशन, सूट एंड प्रोसीडिंग डिस्पोज देयर फर्दर. अपील भी कैसी होगी, पहले केस से ही कंप्लीट किए जाएंगे. एनी अपॉइंटमेंट रूल and notification made or issue under any of the repealed act. रिपील एक्ट में रिपील होगा जो एक्ट, उसके अंदर ये सब कुछ हो रहा है तो वो कैसा होगा ये बता रहा है इसमें फ्रेंड. इन फोर्स ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, ये एक्ट कमेंस हो गया उसके बाद से, शैल इन सो फार एज दे आर नॉट इनकन्सिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट. तो इस जो भी अपॉइंटमेंट हुए थे वो इनकन्सिस्टेंट नहीं होना चाहिए अब जो कायदा बना है महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट उसके साथ. be deemed to have been made or issue under this act and shall continue in force until it is suppressed or modified by any appointment, rule or notification made or issue under this act. All prosecution instituted under the provision of any of the repealed act shall be effective and disposed of in accordance with the law. Dispose of कैसे होंगे, in accordance with law हो जाएंगे. Section 59 removal of doubt as regard proceeding under chapter 7 of Presidency Small Cause Code 1882. For the removal of doubt, it is hereby declared that unless there is anything repugnant in the subject or contents referent to suit or proceeding in this act shall include reference to proceeding under chapter 7 of the Presidency Small Cause Act and reference to decree in this act shall include reference to final order in such proceeding.
सिर्फ डाउट क्लियर करने के लिए क्या स्मॉल कोर्ट के पास चलेगा, डिक्लेयर करता है ये, इतना ही बोलेंगे, कुछ अगर डिस्प्यूट वगैरह आता है तो। जो हमारा आज का लास्ट सेक्शन है फ्रेंड, महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट का डील करता है रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी, सेक्शन 60। इफ़ एनी डिफिकल्टी अराइज इन गिविंग इफेक्ट ऑफ टू द प्रोविजन, कुछ डिफिकल्ट अराइज होती है तो किसके वास्ते, इफेक्ट देने के लिए इस एक्ट के प्रोविजन को, इन कंसोलिडेटिंग एंड अमेंडिंग द लॉ, क्या कर सकते हैं, कंसोलिडेट और अमेंड किया जा सकता है ये लॉ रिलेटिंग टू द कंट्रोल ऑफ रेंट एंड इविक्शन एंड other connected matter in the repealed act and as are contained in this act. The state government may as occasion arise, अगर कुछ ऐसा अवसर आता है अमेंडमेंट करने का, कंट्रोल करने के लिए रेंट वगैरह, बाय ऑर्डर डू एनीथिंग विच अपियर्स टू इट नेसेसरी, जो भी नेसेसरी लगता है स्टेट गवर्नमेंट वो कर सकती है फॉर द पर्पज ऑफ रिमूविंग द डिफिकल्टी, वो डिफिकल्टी रिमूव करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट कोई भी अमेंडमेंट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट नो सच ऑर्डर शैल बी मेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। वो ऑर्डर कब तक किया जा सकता है, सिर्फ 2 साल तक किया जाता है, आफ्टर 2 साल के बाद नहीं किया जाएगा। चलिए फ्रेंड, इस तरह से हमने अपना पूरा रहा महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट 1999 कंप्लीट किया है। इसी तरह से हम अपने नेक्स्ट जो सब्जेक्ट्स है वो भी स्टार्ट करने वाले हैं। बने रहिए, अच्छे से स्टडी कीजिए, बहुत सारे एड्स आने वाले हैं हर स्टेट में, तो दिल लगा के पढ़ाई कीजिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।